नमस्कार साथियों, इस पॉडकास्ट में हम चर्चा करेंगे संविधान की प्रस्तावना, भारतीय संघ की प्रकृति और नागरिकता से जुड़े प्रावधानों पर। अपने ईयरफोन लगाइए और शांति से सुनिए इस वार्ता को। पॉडकास्ट को शेयर और लाइक करने की जिम्मेदारी आपकी है। नमस्कार। आज हम एक ऐसे दस्तावेज की पड़ताल करने वाले हैं जो भारतीय शासन व्यवस्था की तैयारी करने वाले हर किसी की मेज पर जरूर होता है। एम लक्ष्मीकांत की इंडियन पॉलिटी। और उसमें भी हम सिर्फ एक पन्ने की बात करेंगे, वो पन्ना जिसे हमारे संविधान की आत्मा कहा जाता है, प्रस्तावना, द प्रीएम्बल। बिल्कुल। और हमारा मिशन सिर्फ इसके शब्दों को रटना नहीं है, बल्कि उस कहानी को समझना है जो इन शब्दों के पीछे छिपी है। हाँ, क्योंकि ये सिर्फ एक परिचय नहीं है। जैसा मशहूर कानूनविद N.A. पालकीवाला ने कहा था, ये तो संविधान का पहचान पत्र है। एकदम सही उपमा है। और ये पहचान पत्र हमें चार बहुत ही साफ बातें बताता है। सबसे पहली और सबसे जरूरी बात कि इस संविधान को शक्ति कहाँ से मिलती है। हाँ, और वो शक्ति मिलती है हम भारत के लोग से। ये सिर्फ एक वाक्य नहीं है, ये एक क्रांति है। मतलब सारी पावर, सारी अथॉरिटी वो भारत की जनता से आ रही है, किसी राजा से या किसी बाहरी ताकत से नहीं। ठीक कहा, ये लोकप्रिय संप्रभुता का ऐलान है। दूसरी बात जो ये पहचान पत्र बताता है वो है भारत का चरित्र, उसकी प्रकृति। कि भारत देश होगा कैसा। हाँ, ये भारत को एक संप्रभु, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक और गणतांत्रिक देश घोषित करता है। ये 5 शब्द भारत की पहचान है। ठीक है, तो पहला हो गया शक्ति का स्रोत, दूसरा हुआ देश का चरित्र, और तीसरा है संविधान का मकसद, उसका उद्देश्य। ये पहचान पत्र बताता है कि ये संविधान अपने नागरिकों को देना क्या चाहता है। और वो है न्याय, स्वतंत्रता, समता और बंधुत्व। बिल्कुल, ये वो वादे हैं जिन्हें पूरा करने के लिए इस संविधान को बनाया गया। और चौथी और आखिरी बात, इसे अपनाने की तारीख 26 नवंबर 1949, जिसे हम अब संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं। एकदम सही। तो ये 4 चीजें मिलकर प्रस्तावना का पूरा ढांचा तैयार करती हैं। चलिए तो फिर इस पहचान पत्र पर लिखे शब्दों को और करीब से देखते हैं। पहला ही शब्द है संप्रभु, सॉवरेन। सुनने में बहुत भारी लगता है, पर आम भाषा में इसका मतलब क्या है? इसका सीधा सा मतलब है, अब हम अपने मालिक खुद हैं। अच्छा। भारत अपने आंतरिक और बाहरी फैसले लेने के लिए पूरी तरह से आजाद है। उसके ऊपर और कोई ताकत नहीं है। 1947 से पहले हमारे फैसले लंदन में होते थे, अब वे दिल्ली में होते हैं। लेकिन यहाँ एक सवाल आता है। हम अक्सर सुनते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय संधियां या संयुक्त राष्ट्र या फिर WTO के नियम हमारे कानूनों को प्रभावित करते हैं। तो क्या ये संप्रभुता सिर्फ कहने की बात रह गई है? नहीं, ये बहुत जरूरी सवाल है और कई छात्रों के मन में आता है। देखिए, संयुक्त राष्ट्र या राष्ट्रमंडल जैसे संगठनों की सदस्यता एक स्वैच्छिक कदम है। मतलब हमारी मर्जी से? हाँ, हमने अपनी मर्जी से इसे अपनाया है और हम जब चाहें इसे छोड़ सकते हैं। ये हमारी संप्रभुता पर कोई कानूनी रोक नहीं लगाता। हाँ, ये सच है कि आज की दुनिया में कोई भी देश अलग थलग होकर काम नहीं कर सकता, पर अंतिम निर्णय लेने का अधिकार हमेशा हमारा ही रहता है। ठीक है, मतलब हम अपने फैसले खुद लेंगे। लेकिन हम कैसे फैसले लेंगे, किस तरह का देश बनाएंगे? यहीं पर वो शब्द आता है जिस पर सबसे ज्यादा बहस होती है, समाजवादी, सोशलिस्ट। सही पकड़ा आपने। ये शब्द 1976 में 42वें संशोधन के जरिए जोड़ा गया। तो क्या इसका मतलब है कि समाजवाद का विचार पहले संविधान में था ही नहीं? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों, मतलब डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में ये भावना पहले से ही मौजूद थी। लेकिन जब हम समाजवाद सुनते हैं तो मन में चीन या सोवियत संघ जैसा मॉडल आता है जहां सब कुछ सरकार का होता है। क्या भारत का समाजवाद भी वैसा ही है? बिल्कुल नहीं। और यही सबसे महत्वपूर्ण अंतर है। भारत का समाजवाद लोकतांत्रिक समाजवाद है, साम्यवादी समाजवाद नहीं। मतलब हमारा मॉडल एक मिश्रित अर्थव्यवस्था का है जहां सरकारी और निजी क्षेत्र दोनों मिलकर काम करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि इसका लक्ष्य गरीबी, बीमारी और अवसर की असमानता को खत्म करना है। तो ये मार्क्सवाद और गांधीवाद का एक मिश्रण है। हाँ, कह सकते हैं, जिसमें झुकाव गांधीवादी समाजवाद की तरफ ज्यादा है। लेकिन यहाँ एक और परत है। 1991 में जो नई आर्थिक नीति आई, उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण वाली। हाँ,
उसने समाजवादी चरित्र पर गहरा असर डाला। वही मैं पूछने वाला था। आज जब हम निजीकरण की बात करते हैं तो क्या प्रस्तावना का ये शब्द सिर्फ एक आदर्श बनकर नहीं रह गया है? देखिए, ये एक सतत बहस का विषय है। नई आर्थिक नीति ने राज्य की भूमिका को बदला है, लेकिन समाजवादी शब्द आज भी एक दिशा निर्देशक की तरह है, एक नैतिक कंपास की तरह, जो याद दिलाता है कि विकास का अंतिम लक्ष्य क्या होना चाहिए। समाजवादी के साथ ही एक और शब्द जोड़ा गया, पंथ निरपेक्ष, सेक्युलर। इसके क्या मायने हैं? पंथ निरपेक्ष का मतलब है कि राज्य का अपना कोई धर्म नहीं होगा। राज्य सभी धर्मों का समान रूप से सम्मान करेगा और किसी के साथ भेदभाव नहीं करेगा। पर भारत की पंथ निरपेक्षता पश्चिमी देशों से अलग है ना? पश्चिम में तो सरकार और धर्म के बीच एक दीवार होती है। बहुत बढ़िया सवाल। पश्चिम में पंथ निरपेक्षता की एक नकारात्मक अवधारणा है, मतलब राज्य और धर्म एकदम अलग। लेकिन भारत में ये सकारात्मक है। सकारात्मक मतलब? इसका मतलब है कि राज्य धर्म से अलग तो है, पर तटस्थ नहीं। राज्य सभी धर्मों को बराबर सम्मान और समर्थन दे सकता है। यहाँ एक सख्त दीवार नहीं है। ये बहुत ही स्पष्ट व्याख्या है। अब आते हैं लोकतांत्रिक शब्द पर। हम सब जानते हैं कि भारत एक लोकतंत्र है, हम वोट देते हैं। लेकिन क्या प्रस्तावना में इसका मतलब सिर्फ वोट देने तक ही है? बिल्कुल नहीं। प्रस्तावना में लोकतांत्रिक शब्द का प्रयोग बहुत व्यापक अर्थ में है। ये सिर्फ राजनीतिक लोकतंत्र की बात नहीं करता, ये सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र की भी बात करता है। अच्छा। इस पर डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान सभा में एक बहुत ही यादगार बात कही थी। उन्होंने कहा था, सामाजिक लोकतंत्र के बिना राजनीतिक लोकतंत्र टिक नहीं सकता। उन्होंने स्वतंत्रता, समता और बंधुत्व को एक त्रिमूर्ति बताया, जिन्हें एक दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता। और इसी से जुड़ा अगला शब्द है गणराज्य, रिपब्लिक। लोकतंत्र और गणराज्य में क्या फर्क है? देखिए, ब्रिटेन भी एक लोकतंत्र है, लेकिन वहां देश की प्रमुख रानी है जो खानदानी तौर पर पद पाती हैं। हाँ। गणराज्य में देश का प्रमुख यानी हमारे राष्ट्रपति वंशानुगत नहीं होते, उन्हें एक निश्चित समय के लिए चुना जाता है। इसका गहरा मतलब ये है कि देश में सर्वोच्च शक्ति किसी एक खानदान में नहीं, बल्कि जनता में है। अब उन महान वादों पर आते हैं जो संविधान हमसे करता है। न्याय, स्वतंत्रता, समता और बंधुत्व। न्याय से शुरू करते हैं। प्रस्तावना 3 तरह के न्याय की बात करती है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। और कहते हैं कि न्याय का यह आदर्श हमने 1917 की रूसी क्रांति से लिया था। बिल्कुल, ये दिखाता है कि हमारे संविधान निर्माता कितने खुले विचारों के थे। ठीक वैसे ही जैसे स्वतंत्रता, समता और बंधुत्व के आदर्श हमने फ्रांसीसी क्रांति से लिए। स्वतंत्रता, लिबर्टी, इसका मतलब क्या कुछ भी करने की आजादी है? नहीं, ये आजादी असीमित नहीं है, ये क्वालिफाइड है। मतलब इस पर वाजिब प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। आपकी आजादी वहां खत्म हो जाती है जहां से किसी और के अधिकारों का हनन शुरू होता है। और समता, इक्वालिटी। समता भी 3 स्तरों पर है। नागरिक बराबरी, मतलब कानून के सामने सब एक हैं। राजनीतिक बराबरी, मतलब हर वोट की कीमत बराबर है। और आर्थिक बराबरी, मतलब सबको आजीविका के समान अवसर मिले। और इन सबको जोड़ने वाला धागा है बंधुत्व, फ्रेटर्निटी, भाईचारा। बिल्कुल, बंधुत्व के बिना न तो समानता टिक सकती है, न स्वतंत्रता। संविधान इसे एकल नागरिकता के जरिए बढ़ावा देता है। हम सब पहले भारतीय हैं। तो इन सभी शब्दों को समझने के बाद अब हम उस सवाल पर वापस आते हैं जो लगभग हर परीक्षा में पूछा जाता है। क्या प्रस्तावना संविधान का हिस्सा है? इस पर तो सुप्रीम कोर्ट में काफी घमासान हुआ है। हाँ, ये प्रस्तावना की कहानी का सबसे नाटकीय मोड़ है। 1960 के बेरुबारी यूनियन मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रस्तावना संविधान का हिस्सा नहीं है। क्या मतलब उसे एक तरह से संविधान के बाहर का दस्तावेज मान लिया गया। जी। लेकिन फिर आया 1973 का ऐतिहासिक केशवानंद भारती मामला, जिसने सब कुछ बदल दिया। सब कुछ। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अपना 13 साल पुराना फैसला पलट दिया और साफ कहा कि प्रस्तावना संविधान का एक अभिन्न अंग है। तो ये लड़ाई तो प्रस्तावना ने जीत ली, लेकिन क्या इसका मतलब है कि संसद अब इसमें कुछ भी बदलाव कर सकती है? क्या वो लोकतांत्रिक शब्द को हटा सकती है? यहीं पर केशवानंद भारती मामले का दूसरा और सबसे क्रांतिकारी फैसला आता है, मूल ढांचे का सिद्धांत, बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन। अच्छा। कोर्ट ने कहा कि संसद संविधान में संशोधन तो कर सकती है, लेकिन वो इसकी बुनियादी विशेषताओं को नहीं बदल सकती। और प्रस्तावना में लिखे ये महान आदर्श उसी मूल ढांचे का हिस्सा हैं। इसीलिए जब 1976 में समाजवादी और पंथ निरपेक्ष शब्द जोड़े गए तो उन्हें वैध माना गया। बिल्कुल।
क्योंकि माना गया कि इन शब्दों को जोड़ने से मूल ढांचा कमजोर नहीं बल्कि और मजबूत हुआ है। एक आखिरी सवाल, अगर प्रस्तावना इतनी महत्वपूर्ण है तो क्या हम इसके आधार पर कोर्ट जा सकते हैं? नहीं, ये एक और महत्वपूर्ण नात है। प्रस्तावना गैर न्यायिक है, नॉन जस्टिशिएबल। मतलब आप सिर्फ प्रस्तावना के आधार पर कोर्ट में कोई अधिकार लागू नहीं करवा सकते। ये एक मार्गदर्शक सितारे की तरह है, कानून की किताब नहीं। तो आज की इस चर्चा से ये बिल्कुल साफ है कि प्रस्तावना सिर्फ शब्दों का एक सुंदर गुलदस्ता नहीं है। ये हमारे संविधान का सार है, उसका दर्शन है और उसकी नींव है। बिल्कुल। के.एम. मुंशी ने इसे हमारी संप्रभु लोकतांत्रिक राज्य की जन्म कुंडली कहा था। सोचिए, जन्म कुंडली कितना सटीक शब्द है। वाओ! कोई भी अगर भारत का भविष्य समझना चाहता है तो उसे बस प्रस्तावना पढ़ लेनी चाहिए। और इसी विचार के साथ हम अपने श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। जैसा कि हमने चर्चा में देखा, 1991 की नई आर्थिक नीति ने समाजवादी साख को एक नई कसौटी पर रखा। बंधुत्व जैसे सिद्धांतों के साथ कैसा तालमेल या टकराव हो सकता है? यह एक ऐसा प्रश्न है जो हमारे संविधान की जीवंत प्रकृति को दर्शाता है। भारतीय संविधान के पहले ही अनुच्छेद में लिखा है, इंडिया यानी भारत राज्यों का एक संघ होगा। ये लाइन सुनने में बहुत सीधी लगती है ना? हाँ, पर इसी एक लाइन में मतलब एक बहुत बड़ा राज छिपा है। एक ऐसा विचार जो भारत को अमेरिका जैसे देशों से बिल्कुल अलग बना देता है। बिल्कुल। और आज हम इसी पर एक गहरी पड़ताल करेंगे। और ये सिर्फ कोई किताबी बात नहीं है, ये इस बात की कहानी है कि आप जिस राज्य में रहते हैं उसका वजूद कितना मजबूत है या कितना नाजुक। क्या उसकी सीमाएं हमेशा के लिए हैं या उन्हें बदला जा सकता है? इसका जवाब हमारे संविधान के अनुच्छेद 1 से 4 में छिपा है। तो आज हमारा मिशन है भारत की राजनीतिक बनावट की पहेली को सुलझाना। हम ये जानेंगे कि संसद के पास देश का नक्शा बदलने की कितनी शक्ति है और आजादी के बाद से हमारा नक्शा कैसे और क्यों बदलता रहा। ये वो बुनियादी बातें हैं जो प्रतियोगी परीक्षाओं में अक्सर उलझाती हैं। तो चलिए इस कहानी की परतों को खोलते हैं। जरूर। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले शब्द से, इंडिया यानी भारत। संविधान सभा में इस पर भी बहस हुई थी कि देश का नाम क्या हो। हाँ, ये एक दिलचस्प बहस थी। कुछ सदस्य पारंपरिक नाम भारत चाहते थे, जबकि कुछ आधुनिक नाम इंडिया के पक्ष में थे। तो एक बीच का रास्ता निकाला गया। हाँ, और दोनों को ही अपना लिया गया। लेकिन असली खेल नाम में नहीं, बल्कि उसके बाद लिखे शब्दों में है। राज्यों का एक संघ यानी यूनियन ऑफ स्टेट्स। यूनियन ऑफ स्टेट्स, ये फेडरेशन ऑफ स्टेट्स से अलग कैसे है? बहुत अलग। और यही वो बिंदु है जिसे डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने संविधान सभा में साफ किया था। उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने 2 बड़ी वजह बताई। पहली कि भारतीय संघ अमेरिका की तरह राज्यों के बीच किसी समझौते का नतीजा नहीं है। अच्छा। और दूसरी और सबसे जरूरी बात, किसी भी राज्य को इस संघ से अलग होने का कोई अधिकार नहीं है। ये संघ अविनाशी है, मतलब इसे तोड़ा नहीं जा सकता। बिल्कुल। तो यूनियन ऑफ स्टेट्स कहना एक साफ संदेश था कि आप इस क्लब के सदस्य तो हैं, पर आप कभी इस्तीफा नहीं दे सकते। ये तो बहुत बड़ा फर्क है। यानी देश एक है जिसे बस प्रशासन की सुविधा के लिए राज्यों में बांटा गया है। सही पकड़ा आपने। अच्छा, यहीं पर 2 और शब्द आते हैं जो अक्सर कंफ्यूज करते हैं, भारत का संघ और भारत का राज्य क्षेत्र। क्या ये एक ही हैं? नहीं, और ये अंतर समझना बहुत जरूरी है, खासकर परीक्षा के नजरिए से। तो क्या अंतर है? इसे ऐसे समझिए, यूनियन ऑफ इंडिया वो टीम है जो मिल के मैच खेल रही है, यानी सारे राज्य। ठीक है। लेकिन टेरिटरी ऑफ इंडिया पूरा स्टेडियम है। इसमें खेलने वाले खिलाड़ी यानी राज्य, रिजर्व खिलाड़ी यानी यूनियन टेरिटरीज, और वो इलाके भी जिन्हें भविष्य में टीम का हिस्सा बनाया जा सकता है। एकदम सही, जिन्हें भारत सरकार कभी भी अधिग्रहित कर सकती है। तो भारत का राज्य क्षेत्र एक ज्यादा व्यापक शब्द है। वाह, ये तो बहुत साफ हो गया। टीम और स्टेडियम का फर्क। बिल्कुल। राज्यों के साथ शक्तियों का बंटवारा है, पर केंद्र शासित प्रदेशों पर तो सीधा केंद्र का शासन होता है। ठीक है, तो अब उस सवाल पर आते हैं कि इस स्टेडियम के अंदर खेल के मैदान की लाइनें कौन बदल सकता है? यहीं पर संसद की शक्तियों की बात आती है ना? जी हाँ, और यहीं पर भारतीय संविधान का सबसे अनोखा पहलू सामने आता है। वो क्या है? अनुच्छेद 2 और 3। अनुच्छेद 2 तो संसद को शक्ति देता है कि वो बाहरी क्षेत्रों को भारत में शामिल कर नए राज्य बना सकती है। मतलब बाहर से किसी को टीम में शामिल करने की बात। हाँ, लेकिन असली शक्ति तो अनुच्छेद 3 में है, जो टीम के अंदर ही फेरबदल करने की इजाजत देता है। अच्छा, मतलब देश के मौजूदा राज्यों के साथ? जी,
अनुच्छेद 3 संसद को लगभग असीमित शक्ति देता है। जैसे कि वो किसी भी राज्य का एक हिस्सा काटकर या 2 राज्यों को मिलाकर एक नया राज्य बना सकती है, किसी राज्य का क्षेत्रफल बढ़ा सकती है, घटा सकती है। 1 मिनट, किसी राज्य का क्षेत्रफल घटा भी सकती है? हाँ, घटा भी सकती है, उसकी सीमाएं बदल सकती हैं और यहाँ तक कि उसका नाम भी बदल सकती है। ये तो बहुत बड़ी शक्ति है। मतलब संसद चाहे तो कल उत्तर प्रदेश के 4 हिस्से कर सकती है। इसके लिए कोई प्रक्रिया होगी? प्रक्रिया है, लेकिन उसमें एक बहुत बड़ा पेंच है। क्या पेंच है? ऐसा कोई भी बिल लाने से पहले राष्ट्रपति की मंजूरी चाहिए और राष्ट्रपति उस बिल को संबंधित राज्य की विधानसभा के पास उनकी राय जानने के लिए भेजते हैं। तो फिर राज्य की राय का वजन तो होगा? कानूनी तौर पर बिल्कुल नहीं। यही तो पेंच है। मतलब राज्य विधानसभा को एक तय समय में अपनी राय देनी होती है, लेकिन संसद या राष्ट्रपति उस राय को मानने के लिए बाध्य नहीं है। क्या कह रही हैं? मतलब राज्य ना भी कहे तब भी बिल पास हो सकता है? हो सकता है और हुआ भी है। ये तो कमाल है। शायद इसीलिए भारत को विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ कहा जाता है। बिल्कुल, अनइंडिस्ट्रक्टिबल यूनियन ऑफ डिस्ट्रक्टिबल स्टेट्स। संघ को कोई नहीं तोड़ सकता, पर संघ जब चाहे किसी भी राज्य को तोड़ मरोड़ सकता है। इसकी तुलना अगर अमेरिका से करें तो? वहां स्थिति बिल्कुल अलग है। अमेरिका को अविनाशी राज्यों का अविनाशी संघ कहा जाता है। मतलब वहां की संघीय सरकार राज्यों की सहमति के बिना उनकी सीमाओं को नहीं बदल सकती। वहां राज्य भी अविनाशी है और संघ भी। तो संसद देश के अंदर तो नक्शा बदल सकती है, पर क्या वो भारत का कोई हिस्सा किसी दूसरे देश को सौंप सकती है? ये बहुत अहम सवाल है और ये 1960 में बेरूबारी संघ मामले में सुप्रीम कोर्ट के सामने आया था। तो कोर्ट ने क्या कहा? कोर्ट ने एक बहुत जरूरी लाइन खींची। उन्होंने कहा कि अनुच्छेद 3 आपको देश के अंदर नक्शा बदलने का हक देता है, लेकिन आप देश का 1 इंच भी हिस्सा किसी और को नहीं दे सकते। तो उसके लिए क्या करना होगा? उसके लिए आपको अनुच्छेद 368 के तहत संविधान ही बदलना पड़ेगा। अच्छा, तो इसीलिए बेरूबारी का कुछ हिस्सा पाकिस्तान को देने के लिए 69वां संविधान संशोधन करना पड़ा था। बिल्कुल, लेकिन 1969 में कोर्ट ने एक और बात साफ की। वो क्या थी? कि अगर सिर्फ सीमा विवाद सुलझाना हो जिसमें जमीन का लेन देन न हो, तो उसके लिए संविधान संशोधन की जरूरत नहीं है। ठीक है, ये तो हुई कानून की बात। अब उस कहानी पर आते हैं कि इन शक्तियों का इस्तेमाल हुआ कैसे। आजादी के बाद भारत का नक्शा बना कैसे? देखिए, आज़ादी के समय भारत का नक्शा आज जैसा बिल्कुल नहीं था। एक तरफ ब्रिटिश प्रांत थे और दूसरी तरफ 552 देसी रियासतें। और सरदार पटेल के प्रयासों से लगभग सभी भारत में शामिल हो गई। हाँ, 549 रियासतें तो शामिल हो गई, लेकिन 3 ने आनाकानी की: हैदराबाद, जूनागढ़ और कश्मीर। उन्हें कैसे एकीकृत किया गया? हैदराबाद को पुलिस कार्रवाई से, जूनागढ़ को जनमत संग्रह से और कश्मीर को विलय पत्र पर दस्तखत के जरिए भारत का हिस्सा बनाया गया। और फिर 1950 में राज्यों को A, B, C, D श्रेणियों में बांटा गया था। जी, जो एक अस्थायी व्यवस्था थी, और ये व्यवस्था ज्यादा चली नहीं क्योंकि देश में एक नई मांग उठ रही थी, भाषा के आधार पर राज्य बनाने की। बिल्कुल, खासकर दक्षिण भारत से। इसके लिए 1948 में S.K. धर आयोग बनाया गया, लेकिन उसने भाषा की बजाय प्रशासनिक सुविधा को तरजीह दी। इससे तो असंतोष और बढ़ गया होगा। बहुत ज्यादा। फिर कांग्रेस ने JVP समिति बनाई। जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, पट्टाभी, सीतारमैया। और इस बड़ी समिति ने भी भाषा के आधार को खारिज कर दिया। हाँ, उस समय डर था कि भाषा जोड़ने के बजाय देश को तोड़ने का एक और जरिया न बन जाए। लेकिन फिर एक ऐसी घटना हुई जिसने सब कुछ बदल दिया। पोटी श्रीरामुलु का बलिदान। हाँ, तेलुगु भाषियों के लिए अलग आंध्र राज्य की मांग को लेकर पोटी श्रीरामुलु ने 56 दिन की भूख हड़ताल की और उनकी मृत्यु हो गई। और इस घटना के बाद पूरे आंध्र क्षेत्र में हिंसक प्रदर्शन हुए। हाँ, और इस जबरदस्त दबाव के आगे सरकार को झुकना पड़ा। अक्टूबर 1953 में भाषा के आधार पर भारत का पहला राज्य आंध्र राज्य बना। इसके बनते ही मानो एक पैंडोरास बॉक्स खुल गया। बिल्कुल। अब हर तरफ से भाषाई राज्यों की मांग उठने लगी। इसी के बाद दिसंबर 1953 में फजल अली आयोग का गठन हुआ, जिसने भारत के नक्शे को एक नई शक्ल दी। सही कहा। फजल अली आयोग ने 1955 में अपनी रिपोर्ट दी। उन्होंने भाषा को पुनर्गठन का एक मुख्य आधार तो माना, लेकिन एक भाषा एक राज्य के कट्टर सिद्धांत को खारिज कर दिया। उनका मानना था कि देश की एकता सबसे ऊपर है। जी, उनकी सिफारिशों पर राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 पास हुआ
और 1 नवंबर 1956 को 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए। ये आजाद भारत के नक्शे का पहला बड़ा रिडिजाइन था। 1956 ने मंच तो तैयार कर दिया, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। बिल्कुल नहीं। भारत का नक्शा एक कैनवास की तरह है जिस पर लगातार नई तस्वीरें बनती रहीं। तो 1956 के बाद क्या हुआ? 1960 में बॉम्बे राज्य को मराठी बोलने वालों के लिए महाराष्ट्र और गुजराती बोलने वालों के लिए गुजरात में बांटा गया। ये तो भाषा के आधार पर हुआ। फिर पूर्वोत्तर का दौर आया, जहां मुद्दा सिर्फ भाषा नहीं बल्कि अलग सांस्कृतिक पहचान का था। एकदम सही। 1963 में नागा आंदोलन के बाद असम से अलग होकर नागालैंड बना। फिर 1972 में मणिपुर, त्रिपुरा और मेघालय को पूर्ण राज्य का दर्जा मिला। और 1966 में पंजाब का पुनर्गठन हुआ। हाँ, जिससे पंजाब, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश का मौजूदा स्वरूप सामने आया और चंडीगढ़ एक केंद्र शासित प्रदेश बना। इस पूरी कहानी में सिक्किम का किस्सा तो सबसे अनोखा लगता है। बहुत अनोखा। सिक्किम पहले भारत का एक संरक्षित राज्य था। फिर 35वें संशोधन से उसे एक सह राज्य का विशेष दर्जा दिया गया, जो भारतीय संविधान में एक नया प्रयोग था। हाँ, पर ये चला नहीं और 1975 में एक जनमत संग्रह के बाद 36वें संशोधन से सिक्किम भारत का 22वां पूर्ण राज्य बन गया। और फिर 1987 में 3 और राज्य बने, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश और गोवा। इसके बाद साल 2000 में जो 3 राज्य बने, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड, उनकी मांग के पीछे मुख्य कारण पिछड़ापन और बेहतर प्रशासन की इच्छा थी, है ना? हाँ, यहाँ पर आधार भाषा से ज्यादा आर्थिक और प्रशासनिक था। और सबसे हालिया बड़ा बदलाव हमने 2014 में तेलंगाना के रूप में और 2019 में जम्मू कश्मीर के साथ देखा। हाँ, जब जम्मू और कश्मीर राज्य को 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बांट दिया गया। जी, ये फिर से अनुच्छेद 3 के तहत संसद की शक्ति का एक बड़ा उदाहरण था। और साथ ही समय समय पर राज्यों के नाम बदलना, जैसे मद्रास का तमिलनाडु या उड़ीसा का उड़ीसा बनना, भी इसी शक्ति का प्रदर्शन है। तो आज की इस पड़ताल से ये बिल्कुल साफ है कि हमारे संविधान निर्माताओं ने कितना सोच समझकर एक ऐसा संघ बनाया जिसकी बाहरी दीवारें तो पत्थर की तरह मजबूत हैं, अविनाशी हैं, लेकिन अंदर की दीवारें जरूरत के हिसाब से बदली जा सकती हैं। और ये लचीलापन ही भारतीय संघवाद की सबसे बड़ी ताकत है। ये दिखाता है कि कैसे हमारा संविधान समय और लोगों की आकांक्षाओं के साथ खुद को ढालने की क्षमता रखता है, ताकि देश की एकता और अखंडता बनी रहे। बिल्कुल। और ये कहानी अभी भी जारी है। आज भी देश के अलग अलग हिस्सों से नए राज्यों की मांगें उठती रहती हैं। हाँ, चाहे वो विदर्भ हो या गोरखालैंड। ऐसे में ये सोचना जरूरी है कि 21वीं सदी में जब हम राज्यों के पुनर्गठन के बारे में सोचें तो हमें किन बातों को सबसे ज्यादा महत्व देना चाहिए? क्या पुरानी भाषाई पहचान को या फिर आज की आर्थिक और प्रशासनिक जरूरतों को? आज हम एक ऐसे सवाल की तह तक जाएंगे जो सुनने में तो बहुत सीधा लगता है, लेकिन है बड़ा पेचीदा। एक भारतीय नागरिक होने का आखिर मतलब क्या है? और ये सवाल सिर्फ अकादमिक नहीं है, बल्कि प्रतियोगी परीक्षाओं, खासकर यूपीएससी और एसएससी के लिए तो ये सोने की खान है। बिल्कुल। इसके कानूनी प्रावधानों से सीधे सवाल उठते हैं। बिल्कुल। आज हम इसी सफर को तय करेंगे। हमारे पास एम लक्ष्मीकांत की किताब का वो हिस्सा है जिसे इस विषय की गीता माना जाता है। जी। हमारी कोशिश होगी कि इसके पन्नों से निकलकर हम नागरिकता की पूरी कहानी को समझें। नागरिकता कैसे मिलती है, कैसे छीनी जा सकती है, और वो कौन से हक हैं जो सिर्फ और सिर्फ भारतीयों के लिए हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले एकदम बेसिक बात, किसी भी देश में मोटे तौर पर 2 तरह के लोग होते हैं। एक तो नागरिक यानी सिटीजन्स, और दूसरे विदेशी यानी एलियंस। इनमें सबसे बड़ा फर्क क्या है? सबसे बड़ा फर्क है अधिकारों और वफादारी का। नागरिक देश के पूरे सदस्य होते हैं, उनकी देश के प्रति पूरी वफादारी होती है। और बदले में उन्हें सारे नागरिक और राजनीतिक अधिकार मिलते हैं। वहीं विदेशी किसी और देश के नागरिक होते हैं, इसलिए उन्हें ये सारे अधिकार नहीं मिलते। यहाँ एक दिलचस्प बात यह है कि स्रोत के मुताबिक विदेशियों में भी 2 कैटेगरी हैं, दोस्त और दुश्मन। कानून की नजर में ऐसा ही है। मित्र विदेशी यानी फ्रेंडली एलियंस वो हैं जिनके देश से भारत के रिश्ते सामान्य हैं। ठीक है। लेकिन शत्रु विदेशी यानी एनिमी एलियंस वो हैं जिनके देश के साथ भारत का युद्ध चल रहा हो और उन्हें मित्र विदेशियों से भी कम अधिकार मिलते हैं। अच्छा, जैसे कौन से अधिकार? जैसे अनुच्छेद 22 के तहत गिरफ्तारी और नजरबंदी से सुरक्षा का जो अधिकार है वो शत्रु विदेशियों को नहीं मिलता। ये तो बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है, खासकर परीक्षाओं के लिए। तो चलिए उन खास अधिकारों की लिस्ट बनाते हैं जो सिर्फ भारतीय नागरिकों के लिए हैं।
ये एक एक्सक्लूसिव क्लब जैसा है। हाँ, कह सकते हैं। इस क्लब में क्या क्या मिलता है? इस क्लब की मेंबरशिप बहुत कीमती है। सबसे पहले तो कुछ मौलिक अधिकार हैं, जैसे अनुच्छेद 15 जो कहता है कि धर्म, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर आपके साथ भेदभाव नहीं होगा। अनुच्छेद 16 जो सरकारी नौकरियों में बराबरी का मौका देता है। और सबसे बड़ा अनुच्छेद 19 बोलने की आजादी वाला। जी, जो हमें बोलने, कहीं भी आने जाने और कोई भी काम करने की आजादी देता है। ये सारे अधिकार सिर्फ नागरिकों के लिए हैं। मतलब ये वो बुनियाद है जिस पर हमारा लोकतंत्र खड़ा है। और राजनीतिक अधिकारों का क्या? राजनीतिक अधिकारों में सबसे अहम है वोट देने का अधिकार। लोकसभा और विधानसभा चुनावों में सिर्फ भारतीय नागरिक ही वोट डाल सकते हैं। और चुनाव भी लड़ सकते हैं। बिल्कुल, न सिर्फ वोट देना बल्कि चुनाव लड़ने का हक भी सिर्फ नागरिकों को है। साथ ही देश के जो सबसे बड़े पद हैं, सोचिए राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के जज, राज्यों के गवर्नर, ये सारे पद, इन पर बैठने का हक भी सिर्फ भारतीय नागरिकों को ही मिलता है। जन्म से नागरिक हो या बाद में बना हो, जिसे हम नेचुरलाइज्ड सिटीजन कहते हैं। लेकिन अमेरिका में नियम बहुत सख्त है। क्या नियम है वहाँ? वहाँ सिर्फ नेचुरल बॉर्न सिटीजन यानी जन्म से अमेरिकी नागरिक ही राष्ट्रपति बन सकता है। कमाल है। मतलब अगर कोई बाहर से आकर अमेरिका का नागरिक बने, चाहे वो कितना भी काबिल क्यों ना हो, वो राष्ट्रपति कभी नहीं बन सकता। कभी नहीं। भारत इस मामले में ज्यादा उदार है। बिल्कुल। अब इसी से जुड़ा एक और बड़ा कॉन्सेप्ट है भारत की एकल नागरिकता या सिंगल सिटीजनशिप। हाँ, ये अक्सर कंफ्यूज करता है। भारत एक संघीय देश है, मतलब केंद्र और राज्यों की दोहरी सरकारें हैं, तो फिर नागरिकता दोहरी क्यों नहीं? सही सवाल है। अमेरिका की तरह जहां आप देश के भी नागरिक होते हैं और अपने राज्य के भी। देखिए, हमारे संविधान निर्माताओं ने इस पर बहुत सोचा था। अमेरिका या स्विट्जरलैंड में दोहरी नागरिकता है जी। इसका मतलब है कि राज्य अपने नागरिकों को कुछ खास अधिकार दे सकता है, जैसे वोट देने या सरकारी नौकरी पाने में प्राथमिकता। अच्छा। इससे एक राज्य के नागरिक और दूसरे राज्य के नागरिक के बीच भेदभाव की गुंजाइश बन जाती है। तो संविधान निर्माता इसी भेदभाव को रोकना चाहते थे। एकदम सही। उनका मकसद था भाईचारे और एकता की भावना को मजबूत करना और एक अखंड राष्ट्र बनाना। एकल नागरिकता ये सुनिश्चित करती है कि आप कहीं के भी हों। हाँ, आप चाहे तमिलनाडु में पैदा हुए हों या कश्मीर में, आपको पूरे भारत में एक जैसे नागरिक और राजनीतिक अधिकार मिलेंगे। आपका पासपोर्ट सिर्फ रिपब्लिक ऑफ इंडिया का होता है, किसी राज्य का नहीं। ये सोच तो बहुत अच्छी है, लेकिन क्या ये नियम हमेशा हर हाल में लागू होता है? क्योंकि असल जिंदगी में तो हम देखते हैं कि राज्य अपने निवासियों को कुछ फायदे देते हैं। आपने बिल्कुल सही नब्ज पकड़ी है। जैसे एडमिशन में या नौकरियों में। जी, यहीं पर इस नियम के कुछ अपवाद सामने आते हैं और परीक्षा में सवाल भी यहीं से बनते हैं। सोचिए, एकल नागरिकता एक नेशनल हाईवे की तरह है जो सबको बराबर अधिकार देता है। लेकिन कभी-कभी कुछ राज्यों को लोकल ट्रैफिक के लिए छोटी-मोटी सर्विस लेन बनाने की इजाजत होती है। ये बढ़िया एनालॉजी है। तो ये सर्विस लेन क्या है? पहला अपवाद क्या है? पहला अपवाद है अनुच्छेद 16 के तहत संसद को यह अधिकार है कि वो कुछ खास सरकारी नौकरियों के लिए किसी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में निवास यानी रेजिडेंस की शर्त लगा सकती है। अच्छा, ये अधिकार सिर्फ संसद के पास है, राज्यों के पास नहीं? केवल संसद के पास। जैसे आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के लिए ये व्यवस्था की गई है। और दूसरा अपवाद जुड़ा है अनुच्छेद 15 से। संविधान जन्म स्थान यानी प्लेस ऑफ बर्थ के आधार पर भेदभाव को तो रोकता है, लेकिन निवास स्थान यानी प्लेस ऑफ रेजिडेंस के आधार पर नहीं। ये एक बहुत बारीक फर्क है। इसी वजह से राज्य अपने निवासियों को कुछ फायदे दे पाते हैं। बिल्कुल, इसी वजह से कोई राज्य अपने रेजिडेंट्स को शिक्षा शुल्क में रियायत जैसे फायदे दे सकता है जो बाहर के छात्रों को नहीं मिलते। और तीसरा अपवाद शायद आदिवासी क्षेत्रों से जुड़ा है। बिल्कुल, अनुसूचित जनजातियों की अनोखी संस्कृति, भाषा और जमीन की रक्षा के लिए अनुच्छेद 19 के तहत उनके क्षेत्रों में बाहरी लोगों के आने जाने, बसने और जमीन खरीदने पर रोक लगाई जा सकती है। ये उनकी पहचान को बचाने के लिए एक जरूरी कदम है। जी हाँ। ठीक है, तो अब नागरिकता के सबसे व्यवहारिक हिस्से पर आते हैं। भारत का नागरिक बनने का रूल बुक क्या कहता है? मतलब नागरिकता मिलती कैसे है? संविधान ने तो बस ये बताया कि 26 जनवरी 1950 को कौन-कौन भारत का नागरिक बना। अच्छा, सिर्फ उस एक दिन के लिए? का काम संसद पर छोड़ दिया और संसद ने इसी शक्ति का इस्तेमाल करके 1955 में नागरिकता अधिनियम बनाया, जिसमें वक्त के साथ कई बदलाव हुए हैं। बहुत बदलाव हुए हैं। तो आज की तारीख में नागरिक बनने के क्या रास्ते हैं?
इस अधिनियम के तहत 5 रास्ते हैं। पहला और सबसे आम है जन्म से, यानी बाय बर्थ। लेकिन यहाँ कहानी में एक बड़ा ट्विस्ट है। ट्विस्ट? हाँ, समय के साथ ये नियम बहुत सख्त होता गया। वो कैसे? देखिए, 1 जुलाई 1987 से पहले भारत में पैदा होने वाला हर बच्चा भारत का नागरिक बन जाता था। हर बच्चा? चाहे उसके माता पिता किसी भी देश के हों? जी हाँ, इसे जस सोली या धरती का अधिकार कहते हैं। जो इस मिट्टी पर पैदा हुआ वो यहीं का है। ये तो बहुत उदार नियम था, फिर इसे बदला क्यों गया? स्रोत सीधे तौर पर कारण नहीं बताता, लेकिन कानून में बदलाव अक्सर उस समय की सामाजिक राजनीतिक परिस्थितियों को दर्शाते हैं। माना जाता है कि अवैध आप्रवासन की बढ़ती चिंताओं के चलते नियमों को सख्त करने की जरूरत महसूस हुई। तो 1987 में क्या बदला? 1987 में एक शर्त जोड़ दी गई कि जन्म के समय माता पिता में से कम एक का भारतीय नागरिक होना जरूरी है। और ये नियम और भी सख्त हुआ? हाँ, 2004 के संशोधन के बाद नियम और भी कड़ा हो गया। अब जन्म से नागरिकता तभी मिलती है जब या तो आपके दोनों माता पिता भारतीय हों या फिर एक भारतीय हो और दूसरा अवैध प्रवासी, मतलब इलीगल माइग्रेंट ना हो। तो आप देख सकते हैं कि हम एक बहुत ही उदार व्यवस्था से एक बहुत ही नियंत्रित व्यवस्था की तरफ बढ़े हैं। ये तो हुआ जन्म से। दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका है वंश के आधार पर, यानी बाय डिसेंट। ये उन लोगों के लिए है जिनका जन्म भारत से बाहर हुआ हो। अच्छा। यहाँ भी एक दिलचस्प बदलाव हुआ है। 1992 से पहले ये अधिकार सिर्फ पिता के भारतीय होने पर मिलता था। मतलब एक तरह से पितृसत्तात्मक सोच थी। बिल्कुल। लेकिन 1992 में इसे लैंगिक रूप से तटस्थ, जेंडर न्यूट्रल बनाया गया और कहा गया कि माता या पिता में से कोई भी एक भारतीय हो तो बच्चे को नागरिकता मिल सकती है। ये तो एक बहुत बड़ा सुधार था। जी। और 2004 के बाद एक शर्त और जोड़ दी गई कि ऐसे जन्म का 1 साल के अंदर भारतीय दूतावास में रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी है। और बाकी 3 तरीके कौन से हैं? जल्दी से बता दीजिए। तीसरा है पंजीकरण द्वारा, यानी बाय रजिस्ट्रेशन। ये मुख्य रूप से भारतीय मूल के लोगों के लिए है। इसके लिए आमतौर पर आवेदन करने से 7 साल पहले तक भारत में रहना जरूरी है। चौथा है देशीयकरण द्वारा, यानी बाय नेचुरलाइजेशन। ये किसी भी विदेशी के लिए? हाँ, ये किसी भी विदेशी के लिए है जो कुछ शर्तें पूरी करे, जैसे एक तय समय तक भारत में रहना, संविधान की 8वीं अनुसूची की किसी एक भाषा का ज्ञान होना और अच्छा चरित्र होना। और आखिरी तरीका? 5वां और सबसे अनोखा तरीका है किसी नए इलाके के भारत में शामिल होने पर। इसका कोई उदाहरण है? जी, जैसे 1962 में जब पांडिचेरी भारत का हिस्सा बना तो वहां के निवासियों को एक सरकारी आदेश के जरिए भारतीय नागरिक बना दिया गया। उन्हें एक एक करके अप्लाई करने की जरूरत नहीं पड़ी। तो ये थे नागरिक बनने के 5 रास्ते। अब सिक्के का दूसरा पहलू देखते हैं, नागरिकता खत्म कैसे होती है। मेरे ख्याल से परीक्षा की तैयारी करने वालों के लिए इसे याद रखने का एक आसान तरीका हो सकता है। आप छोड़ दें यानी क्विट। अच्छा। आपसे छीन ली जाए यानी किक्ड आउट, या अपने आप खत्म हो जाए यानी आउट। ये बहुत अच्छा तरीका है इसे याद रखने का। कानून भी यही 3 तरीका बताता है। पहला, स्वेच्छा से त्याग यानी रेनंसिएशन। ये मेरा क्विट वाला पॉइंट हुआ। हाँ, कोई भी वयस्क भारतीय नागरिक घोषणा करके अपनी नागरिकता छोड़ सकता है। और दूसरा तरीका है समाप्ति यानी टर्मिनेशन। ये आपका आउट हो जाना है। ये अपने आप होता है। कैसे? जैसे ही कोई भारतीय नागरिक जानबूझकर किसी दूसरे देश की नागरिकता लेता है, उसकी भारतीय नागरिकता उसी पल अपने आप खत्म हो जाती है, क्योंकि हमारा संविधान दोहरी नागरिकता की इजाजत नहीं देता। और तीसरा जो सबसे गंभीर लगता है, वंचित किया जाना यानी डिप्राइवेशन। ये आपका किक्ड आउट वाला पॉइंट है। हाँ, ये सरकार द्वारा की जाने वाली एक दंडात्मक कार्रवाई है। केंद्र सरकार कुछ खास मामलों में किसी की नागरिकता छीन सकती है। जैसे अगर किसी ने धोखाधड़ी से नागरिकता हासिल की हो, संविधान का अनादर किया हो, या युद्ध के समय दुश्मन देश के साथ गैर कानूनी तरीके से कोई संबंध रखा हो। चलिए अब एक और कैटेगरी पर आते हैं जिस पर हमेशा बहस होती है, OCI यानी ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया। जी। सबसे बड़ा सवाल, क्या ये एक तरह की दोहरी नागरिकता है? ये सवाल सबसे ज्यादा पूछा जाता है और इसका सीधा जवाब है बिल्कुल नहीं। बिल्कुल नहीं। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 9 साफ कहता है कि दोहरी नागरिकता नहीं हो सकती। OCI कोई नागरिकता नहीं है,
बल्कि ये भारतीय मूल के विदेशी नागरिकों के लिए एक खास स्टेटस है। एक तरह का कार्ड। हाँ, एक तरह का कार्ड है जो उन्हें भारत से जोड़े रखता है। तो इसे ऐसे समझ सकते हैं कि एक नागरिक परिवार का सदस्य है, जबकि OCI कार्ड धारक एक करीबी दोस्त है जिसके पास घर की चाबी है। ये एकदम परफेक्ट एनालॉजी है। वो आ जा सकता है, घर में रह सकता है, लेकिन परिवार के बड़े फैसलों में उसका वोट नहीं होता। बिल्कुल सही। OCI कार्ड धारकों को भारत आने के लिए जिंदगी भर का वीजा मिलता है। उन्हें भारत में कितनी भी देर रुकने के लिए पुलिस में रजिस्ट्रेशन नहीं कराना पड़ता। और उन्हें आर्थिक और शैक्षिक मामलों में NRI के बराबर कुछ अधिकार मिलते हैं। और वो क्या-क्या नहीं कर सकते, जो परिवार के सदस्य वाले अधिकार हैं? यही सबसे जरूरी है। वे भारत में वोट नहीं दे सकते, चुनाव नहीं लड़ सकते, संवैधानिक पद, राष्ट्रपति या जज जैसे संवैधानिक पद नहीं ले सकते, कोई सरकारी नौकरी नहीं कर सकते, और सबसे अहम, वे भारत में खेती की जमीन नहीं खरीद सकते। तो ये नागरिकता से बहुत अलग है। स्रोत में कुछ हालिया संशोधनों का भी जिक्र है, जैसे असम समझौता और 2019 का नागरिकता संशोधन अधिनियम। जी, संक्षेप में 1985 का संशोधन असम समझौते को लागू करने के लिए किया गया था, जिसमें बांग्लादेश से आए प्रवासियों की नागरिकता के लिए एक अलग कट ऑफ तारीख तय की गई थी। स्थान से आए 6 समुदायों हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई के उन लोगों से संबंधित है जो 31 दिसंबर 2014 तक भारत आ गए थे। तो उनके लिए क्या प्रावधान है? कानून उन्हें अवैध प्रवासी नहीं मानता और देशीयकरण के जरिए नागरिकता देने का रास्ता आसान करता है। उनके लिए भारत में रहने की जरूरी अवधि को 11 साल से घटाकर 5 साल कर दिया गया है। क्या ये नियम पूरे देश में एक जैसा लागू होता है? नहीं, और ये एक महत्वपूर्ण बिंदु है। स्रोत साफ करता है कि ये प्रावधान संविधान की 6ठी अनुसूची में शामिल आदिवासी क्षेत्रों और इनर लाइन परमिट वाले इलाकों में लागू नहीं होते हैं। तो आज की इस पूरी बातचीत से कुछ बातें एकदम साफ हो गई। पहली, नागरिक और विदेशी के बीच अधिकारों का जमीन आसमान का फर्क। जी। दूसरी, भारत की एकल नागरिकता की अनोखी व्यवस्था और उसके कुछ जरूरी अपवाद। तीसरी, नागरिकता पाने के 5 और खोने के 3 तरीके। और आखिर में OCI की स्थिति, जो दोहरी नागरिकता का भ्रम तो पैदा करती है पर है नहीं। बिल्कुल। और अंत में एक सवाल जो ये स्रोत हमारे लिए छोड़ जाता है। क्या? एकल नागरिकता का मकसद एक मजबूत एकीकृत राष्ट्र बनाना था। लेकिन इसके बावजूद हम देश में सांप्रदायिक तनाव, जातीय संघर्ष और भाषाई विवाद देखते हैं। सही बात है। ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि क्या नागरिकता जैसा एक कानूनी ढांचा जमीनी हकीकत में राष्ट्रीय एकता की गारंटी दे सकता है, या असली काम कानून की किताबों के बाहर समाज और राजनीति के मैदान में करने की जरूरत है।